ओटोरिया का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है कान का बहना, यानी किसी का कान बह रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ओटोरिया कहते हैं। ओटोरिया मूल रूप से इसको कहते हैं और ये ओटोरिया होता है। अब इलेक्ट्रोपैथी में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसको, कोई मरीज हमारे पास आया है तो इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ट्रीट करेंगे उसको, तो 3 भागों में मैंने बांटा हुआ है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी को 3 भागों में मैंने बांटा हुआ है। तो 3 भागों को, इसी को आप समझेंगे और इसी को पकड़ के चलेंगे तो किसी मरीज की चिकित्सा आपके लिए बड़ी आसान भाषा में हो जाएगी और बड़ी आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। दूसरा क्या होता है कि ऑर्गेनिक रेमेडी, रेमेडी। तीसरा क्या होता है प्रिंसिपल रेमेडी। यानी मरीज अगर आपके पास आ रहा है तो सिम्टम्स लेके आता है, यानी कि लक्षण लेकर के आता है मरीज आपके पास, और वो लक्षण जो है किसी अंग में कोई न कोई व्याधि हुआ है तो ही सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक होता है कि मरीज हमसे बोल रहा है, तो जो बोल रहा है दैट इज द सिम्टम्स, और दूसरा क्या होता है कि साइन, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज द साइन। आ रहा है समझ में? तो इसमें जो है हम सिम्प्टोमेटिक रेमेडी लिखते हैं, लक्षण की दवाई, इसमें उस अंग की, जिस अंग के द्वारा, इसमें कारण की दवाई। इसीलिए मैंने 3 भागों में इसको बांटा हुआ है कि 3 भागों में आप इसको आसानी से समझेंगे और करेंगे। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आता है, पहले सिम्टम जानेंगे। तो क्या सिम्टम आता है, कान, कोई ओटोरिया का रोगी जब हमारे पास आता है तो ये सिम्टम निर्भर होते हैं कि किस फेज में आपके पास आया है। अरे समझ में, सिम्टम डिफरेंशिएट होता है फेज ऑफ द डिजीज। फेज ऑफ डिजीज क्या होता है कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड डिजेनरेटिव, 4 स्टेज ऑफ द डिजीज। हर बीमारी की 4 स्टेज होती है, यानी बीमारी आज ही हुआ दैट इज द एक्यूट। तो कोई जरूरी है कि आज ही मरीज लेकर के आ गया बीमारी, हो सकता है कि वो 3 महीना बाद आपके पास आया। तो आपको फेज समझना पड़ेगा और उसका सिम्टम्स जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेंगे देन द एक्यूट, थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा एक्यूट फेज, एक्यूट से। तो इसमें 4 फेज होता है, एक्यूट, सब एक्यूट, यानी एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव। हर बीमारियों की ये 4 फेज जरूर होती है। तो इसमें क्या होता है, जब ये रोगी आता है तो लक्षण क्या देखने को मिलेगा कि पहले उसको शुरुआती दौर में जब शुरू होगा ये तो फीवर, हल्का ज्वर आएगा और फिर कान में दर्द होगा, इसको फीवर यानी कि बुखार, कान में दर्द, कान में दर्द। और फिर क्या होता है कि इसको जो है कान में दर्द रहेगा तो सोएगा नहीं, नींद वगैरह भी नहीं आती है, और 1-2 दिन पूरा कान जो है वो क्या होता है, सूजन हो जाती है, कान में सूजन, सूजन। और फिर क्या होगा, सूजन होने के बाद फिर 1-2 दिन बाद उसमें से पीला स्राव होना शुरू हो जाएगा, पीला मवाद बनना शुरू हो जाएगा, पीला स्राव। तो ये किसका लक्षण है, ये एक्यूट फेज का लक्षण है। अब एक्यूट फेज में ऐसा लक्षण देखने को मिलता है, वही आपके पास सब एक्यूट में आएगा तो हो सकता है उसको फीवर न हो, कान में लालिमा
न हो, केवल जो है स्राव आ रहा है, उसका कान जो है बह रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये आपके पास एक्यूट में भी आ सकता है, सब एक्यूट में भी आ सकता है। तो इसमें केवल पीला स्राव ही हो रहा हो सब एक्यूट में जो है तमाम सारे सिम्टम्स मिलेंगे। और फिर आता है फेज तक क्रानिक, यानी कि क्रानिक फेज में सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो है क्रानिक फेज में ये स्राव जो है बदबूदार हो सकता है, स्राव जो है बहुत बदबूदार हो सकता है। वहाँ पे और जगह पे पूरा इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकता है, वहाँ लगातार जो है स्राव उसको होता रहे। और उसी का जब डिजनरेटिव स्टेज आता है तो वहाँ पे जो मस्टॉइड बोन वगैरह होती है, जो बोलते हैं लोग कि तमाम ये पूरा खत्म हो गया है, ठीक, जांच करते हैं तो बोलते हैं ना कि अब खत्म हो, यानी कि आवाज देना बंद, एकदम सब कुछ खत्म। तो वो कहाँ तक चला जाता है? क्रानिक से फिर डिजनरेटिव स्टेज में चला जाता है, यानी कि वहां पे क्या हो जाएगा, पुराने फेज में डिजनरेशन होना शुरू हो जाएगा, डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास रोगी आ रहा है, तो पहले रोगी का स्टेज आपको समझना होगा कि रोगी हमारे पास किस स्टेज में आ रहा है, कौन सा स्टेज हो सकता है इसका। इसीलिए हम बार बार सवाल पूछते हैं कि कितना दिन से है ये। देखते हो ना, रोगियों से सवाल हम पूछते हैं कितना दिन से है, क्या क्या परेशानी है, ये सब हमें पूछ करके इसी आधार पे हमारी डोजोलॉजी भी तय होती है, इसी आधार पे हमारा डायल्यूशन तय होता है, स्टेज ऑफ द डिजीज के आधार पे। तो ये समझ में आ गया ये कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं एक्यूट, सब एक्यूट, क्रानिक और डिजनरेटिव फेज में। तो यहाँ पे स्राव और क्रानिक में गाढ़ा हो सकता है, और वहाँ पे डिजनरेशन की फेज आ सकती है, क्षय, मस्टॉइड जो बोन होता है उसमें क्षय जो है आ सकती है वहाँ पे। और क्रानिक स्टेज में जो है आगे काफ़ी चीज़ें बढ़ सकती हैं। अब आता है कि अंग कौन सा है। पहले तो सिम्टम्स आप जान लिए, तो अब आपको जानना पड़ेगा कि आखिर किस अंग में ये बीमारी हुई है, कौन सा अंग और कौन सा कारण है। तो ये जो है खास करके जो कान की झिल्लियां हैं, मेम्ब्रेन्स ऑफ द ईयर मेम्ब्रेन, जो झिल्लियां, उसके बाद जब ये एक्यूट में केवल इसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसके बाद जब ये क्रानिक में जाता है तो ये कार्टिलेज, बोन सब इन्वॉल्व होता है, अंग वहां तक पहुंचता है। समझ गए बात को? तो रोगी को ठीक करना है तो ये सब तुम्हें समझना पड़ेगा रोगी के बारे में कि उसकी बीमारी किस स्टेज पे पहुंची है। तो यहाँ मस्टॉइड बोन तक भी चली जाती है। ये कब होता है? ये क्रोनिक फेज में होता है, मतलब डिजनरेटिव फेज में होता है। तो वहां पे फर्स्ट एक्यूट में जो इन्वॉल्व होता है अंग, वो क्या है? मेम्ब्रेन है। वहाँ कान की जो झिल्लियां हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और स्राव जो है शुरू हो जाता है। समझ गए बात को? और जैसे जैसे बीमारी जो है आगे बढ़ता है उसी हिसाब से डीप लेवल तक ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। तो वैसे वैसे हमारी दवाइयाँ भी बदलती चली जाती हैं, उसी हिसाब से चीज़ों को हमें सोचना पड़ता है। अब इसमें कारण क्या है? तो कारण मैंने तुमको हमेशा बताया कि दो तरह के कारण होते हैं। एक तो एक्सटर्नल कारण होता है किसी बीमारी होने के पीछे, इंटरनल
और एक क्या है, एक्सटर्नल। आए समझ में? यानी कि आंतरिक कारण और बाह्य कारण। तो क्या क्या कारण है इसके पीछे? तो आंतरिक कारण क्या हो सकते हैं इसमें, ये आपको समझना होगा। तो कान में गंदगी फंसना, जैसे कान का सफाई न करता हो, कान में गंदगी, फंसना, इससे क्या होगा, वहां इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाएगा, इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कान में किसी तरह का फोड़ा हो जाना, बॉयल्स या घाव हो जाना, इसके कारण से सूजन वहां झिल्लियों में, तो कान में फोड़ा, घाव अचानक से हो जाता है किसी को, फोड़ा या घाव, तो उसके कारण जो है वो झिल्लियां जो है हो जाती है। तो ये सब तमाम कारण हैं। एक्सटर्नल में जाएंगे तो एक्सटर्नल क्या क्या कारण होते हैं। तो एक्सटर्नल कारण मुख्य रूप से इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें खास करके कोल्ड, सर्दी लग जाए, कान में सर्दी लग जाए, कान में पानी घुस जाए, कान में पानी आ जाए, ये कारण है। और जो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल आपको बताता हूं बार बार, तो ये उसी को ज्यादातर होता है जो रस प्रकृति का होता है, समझ गए। रोग होने के पीछे जो इंटरनल कारण है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज, कि बीमारी की जो उत्पत्ति होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही होती है। व्यक्ति का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है अगर उसमें बिगड़ाव है तो व्यक्ति बीमार पड़ेगा। ये मैं तुम्हें समझने के लिए सारी चीज़ों को मैं बनाया हूँ कि समझने के लिए तुम समझ सको। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मालूम इतना चीज़ें हमने समझ लिया, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे इस रोगी का। तो बहुत ही आसान है इसका इलाज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है कि मरीज जो सिम्टम लेके आया है वो सिम्टम हम उसको तत्काल दूर करें, ताकि रोगी जो है संतुष्ट हो जाए कि नहीं हमारा इलाज अच्छा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल रेमेडी होती है, एक्सटर्नल रेमेडी, यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल रेमेडी है उसको जो है प्रयोग करते हैं। बाहरी जो एक्सटर्नल रेमेडी करते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है एक्सटर्नल रेमेडी में, फर्स्ट A2, C5, L5 और G का ईयर ड्रॉप्स। आ रहा है समझ में? किसी भी प्रकार के सूजन में, आप लोग पीछे भी देखे होंगे, किसी प्रकार के सूजन, किसी प्रकार के फोड़े या किसी प्रकार की ऐसी चीजों में हम प्रयोग करते हैं। अगर इसमें दर्द हो तो W, अरे समझ, यहां कभी कभी G/B भी उपयोग करते हैं। जब एक्यूट फेज में हो तो B उपयोग करिए, वहां पे B के साथ W, और G जब क्रॉनिक हो जाए तो G, एक्यूट फेज में है तो B। दवा कैसे बदलता है, इसीलिए किसी बीमारी का एक्चुअल ट्रीटमेंट जो है वो स्टेज पे निर्भर होता है कि किस स्टेज में रोगी आपके पास आया है। तो ये समझ में आ गया कि इसमें जो है एक्सटर्नल जो है कब G यूज करेंगे, कब B यूज करेंगे, कब W यूज करेंगे, लेकिन A2, C5, S5 जो है वो कॉमन रहेगा। एक्यूट फेज में B है, क्रॉनिक में G है, दर्द हो तो W। समझ गए बात?
तो ये एक्सटर्नल आप प्रयोग कर सकते हो, इसको एक्सटर्नली प्रयोग कर सकते हो। दूसरा होता है कि इंटरनल एट द मैनेजमेंट, आप अपनी क्लिनिक पे जो मैनेजमेंट करते हो, तो मान लो एकदम दर्द से छटपटा रहा है, कान में बहुत दर्द है, तो क्या क्या दवाई ले सकते हो? यहाँ सूखी गोली में S1 F1 W मिलाने के लिए, समझ गए? अगर दर्द वगैरह उसको हो रहा है, तो मान लो दर्द से छटपटा रहा है और तुम्हें मैनेज करना है क्लिनिक पे ही कि इसका दर्द हम खत्म कर दें, तो वहाँ पे F1 S1 F1 और W ये सब D4 में ही रहेगा। ये भी D4 में ही, ड्राई मिल्स जो है ये D4 में ही रहेगी W, जिसको हम अपनी क्लिनिक पे ही खिला सकते हैं, जिससे कि उसको दर्द हमारी क्लिनिक पे ही आराम हो जाए। तो ये मैंने मैनेजमेंट आपको बता दिया। अब आएगा कि क्या क्या दवाई इसको देंगे ट्रीटमेंट करने के लिए, कि ऑर्गेनिक रेमेडी और कारण की दवाई, समझ गए? तो ऑर्गेनिक रेमेडी, इसमें सी ग्रुप की जो दवाइयाँ होती हैं ब्रेन की, क्या क्या दवाइयाँ हैं? C1 है, C2 है और C5, समझ गए बात को? ये 3 दवाइयाँ होती हैं, C1 C2 C5, और A2 A3 और क्या होता है P2, P ग्रुप में P2। तो आप जो है C1 A2 P2, समझ गए, इसको दे सकते हो, या C2 A2 P2 ये भी आप दे सकते हैं। बहुत ही क्रॉनिक हो गया तो C5 A2 और P2, समझ गए? यानी कि एक्यूट फेज में इन्फ्लामेशन है, नया नया आया है, तो आप उसको C1 A2 और P2 दे सकते हैं। C2 P2 और A2 आप दे सकते हैं, बाकी ये डालने के लिए दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान लो कि वो रोगी जो है एकदम क्रॉनिक हो गया, पुराना हो गया है एकदम, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यहाँ पे क्या होगी कि अब ये देखो घाव के कारण फोड़ा या घाव है, तो यहाँ C5 A2 हो जाएगा, समझ गए? अब गंदगी वगैरह है तो S1 और A3, समझ गए बात को? ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जैसे कि जब रोगी कोई पुराना हो गया तो रोग होने के पीछे कोई ना कोई उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कारण है, तो ये S1 और A3 ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। और ये हड्डी तक चला जाता है, कभी कभी तो यहाँ C4 भी होती है, मान लो मस्टोइड बोन तक है ये, तो C4 भी होती है, ये भी होता है। बाकी बहुत ही क्रॉनिक स्टेज हो गया है एकदम, तो यहाँ हम लोग भरवन और भेनवन भी यूज करते हैं। भेनवन बहुत ही क्रॉनिक फेज है, अब एकदम से स्राव जो है हो रहा है, बहुत ही क्रॉनिक फेज में हम भेनवन भी प्रयोग करते हैं, क्रॉनिक फेज में। तो इस तरीके से हम ये जो ओटोरिया का रोगी है उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। ओटोरिया का रोगी बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी अवस्था में आएगा, आप ठीक कर लेंगे। किसी भी अवस्था में आप इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसका डाइल्यूशन जो होगा ये D6 या D10 निर्भर होगा कि किस समय आपके पास आया है। ये D4 होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपकी D4 होती है, ठीक। बाकी ये ऑर्गेनिक रेमेडी निर्भर होती है कि किस स्टेज में रोगी आपके पास आया है। तो इस हिसाब से आप ओटोरिया की भी चिकित्सा आसानी से कर ले जाएंगे और ओटोरिया जो है ठीक हो जाएगा। तो इतनी दवाइयाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, दवाइयाँ बहुत कम चलती हैं, कि हर एक स्टेज की दवाइयाँ मैंने बताई कि किस स्टेज में क्या है तो क्या देंगे। दर्द से छटपटा रहा है, फीवर है, आप इसको दे सकते हैं, नहीं है तो मत दीजिए।
इसमें एक ही चलाना है कोई भी जरूरत के आधार पे, बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होगी। तो ये हमारा ओटोरिया का ट्रीटमेंट हुआ इलेक्ट्रोपैथी में, कैसे हम ओटोरिया को ठीक कर सकते हैं।